इतिहास के पन्नों में एक ऐसा वक्त भी था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसे में भारत पर अंग्रेजों की बुरी नज़र पड़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों को ब्रिटिश शासकों के अधीन होकर गुलामी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेज़ भारत कैसे आए थे और उन्होंने किस तरह से पूरे देश पर सालों तक हुकूमत की? अगर नहीं, तो आज के इस वीडियो में हम इतिहास के इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे अंग्रेज भारत में पहली बार कैसे आए थे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। आपको बता दें कि भारत को भले ही सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन हमारे देश में सिर्फ सोना, चांदी और हीरे जवाहरात ही नहीं थे, बल्कि भारत एक कृषि प्रधान देश हुआ करता था और यहाँ कई प्रकार के खुशबूदार मसालों का उत्पादन किया जाता था। ऐसे में इन्हीं मसालों की महक अंग्रेज़ों को भारत तक खींच के लाई थी। भारत में अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अपने पैर पसारे, जिसकी नींव 31 दिसंबर 1600 में जॉन वॉट्स और थॉमस स्माइथ के द्वारा रखी गई थी। इस कंपनी को ब्रिटेन से बाहर व्यापार करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि उस दौर में ब्रिटेन में गृह युद्ध चल रहा था और वहाँ की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर हुआ करती थी। ऐसे में गृह युद्ध की वजह से जरूरी खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी एशिया में व्यापार करने के लिए भेज दिया। ब्रिटेन तक भारत की समृद्धि पहुंचाने वाला व्यक्ति एक घुमंतु व्यापारी रॉल्फ फिश था, जिसे हिंद महासागर, मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी में व्यापारिक यात्रा करने के दौरान भारत के बारे में पता चला था। ऐसे में रॉल्फ फिश जब अपनी यात्रा पूरी करके वापस ब्रिटेन लौटा, तो उसने ब्रिटेन की महारानी को भारत की समृद्धि के बारे में बताया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए ब्रिटेन के व्यापारी घुमंतु सर जेम्स समेत 200 से ज़्यादा प्रभावशाली व्यापारी भारत की तरफ आए और उन्होंने 24 अगस्त 1608 में सूरत बंदरगाह पर अपना पहला कदम रखा। हालांकि उस वक्त तक अंग्रेज़ों के लिए भारत में व्यापार करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन ब्रिटिश व्यापारियों ने हार नहीं मानी और वे लगभग 7 सालों तक भारत के शाही परिवारों को व्यापार के लिए मनाते रहे। जिसके बाद सर थॉमस रो की अगुवाई में ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिल गई। इस तरह से अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत में पहला कदम रखा, जिसके बाद कंपनी ने अपना दूसरा कारखाना मद्रास में स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार की शुरुआत करने तक दिल्ली की गद्दी पर बैठी बादशाह अकबर की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद उनकी शाही गद्दी को जहांगीर ने संभाला और अंग्रेज किसी भी तरह जहांगीर से व्यापारिक अनुमति लेना चाहते थे। उस वक्त भारत की मुगल सेना इतनी ज़्यादा थी कि अंग्रेज उनसे मुकाबला नहीं कर सकते थे, जबकि भारत में पहले से ही डच और पुर्तगाली कंपनियां व्यापार कर रही थी। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कैप्टन विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से मुलाकात की और उन्हें व्यापार के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन जहांगीर ने उसका प्रस्ताव नहीं माना। इसके बाद लगभग 3 साल तक जहांगीर से बातचीत करने के बाद ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो ने जहांगीर को व्यापार करने के लिए मना लिया, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता, बॉम्बे समेत विभिन्न जगहों पर अपने कारखाने स्थापित किए। उस वक्त ब्रिटिश व्यापारी भारत में रेशम, नील, कपास, चाय, अफीम और मसालों का व्यापार करना चाहते थे, लेकिन भारत में धीरे धीरे यूरोपीय कंपनी का दबदबा बढ़ता जा रहा था। ब्रिटेन समेत फ्रांस और पुर्तगाल की विभिन्न कंपनियां भारत में कारखाने खोलकर अपना व्यापार कर रही थी, जिसकी वजह से उन विदेशी कंपनियों में आपसी होड़ हो गई। ऐसे में अंग्रेजों को समझ आ गया था कि अगर उन्होंने भारत में अपना दबदबा कायम नहीं किया, तो किसी दूसरे देश को ऐसे में अंग्रेज़ों को समझ आ गया था कि अगर उन्होंने भारत में अपना दबदबा कायम नहीं किया, तो किसी दूसरे देश की कंपनी भारत के मसाले और अन्य उत्पादों पर अपना अधिकार जमा लेगी। ऐसे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शाही परिवार से अपने रिश्ते बेहतर बनाने पर ध्यान दिया, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने अपनी कूटनीति से भारत में व्यापार कर रही अन्य डच और पुर्तगाली कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में 1700 के दशक तक पहुँचते पहुँचते ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी पकड़ मजबूत बना चुकी थी, जिसके बाद अंग्रेजों को एहसास हुआ कि वो भारत को अपने अधीन कर सकते हैं। भारत में पहले से ही सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर लोगों के बीच काफ़ी मतभेद हुआ करता था। उस वक्त जात पात और ऊंच नीच की भावना इतनी ज़्यादा थी कि अंग्रेजों को शासन करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अंग्रेजों ने भारतीयों के आपसी मतभेद का फ़ायदा उठाते हुए फूट डालो और राज करो नीति का पालन किया, जिसके तहत उन्होंने कुछ भारतीयों को अपना वफादार बना लिया। इसके बाद सन 1750 के बाद अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप भी करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भारत के शाही परिवारों के हाथ से धीरे धीरे सत्ता जाने लगी। इसके बाद साल 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी की लड़ाई बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया, जिसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक शासक के रूप में उभरने लगी। सूरत, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे जैसे शहरों में ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा हो चुका था, जो देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। धीरे धीरे करके अंग्रेज भारत पर इस तरह से हावी हो गए कि वो बंगाल में भारतीयों से मजदूरों की तरह दिन रात काम करवा के सस्ते दामों में सामान तैयार करवाते, जबकि उसी सामानों को दूसरे देशों में ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा भी कमाते थे। भारतीय
अपनी ज़मीन पर ही गुलामी भरी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर थे, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज भारत की ही भूमि पर उसी के लोगों को गुलाम बनाकर लगातार अमीर बनते जा रहे थे। उन्होंने न सिर्फ भारत का शाही खजाना लूटा, बल्कि धरती पर उगने वाली छोटी से छोटी चीज़ को महंगे दामों पर बेचकर मुनाफा भी कमाया। प्लासी का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों के तेवर बदल गए थे और उन्होंने देश में नई राजस्व प्रणाली की मदद से भारत के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था, जिसके चलते भारत के लोग जो राजस्व देते थे उसके 1/3 हिस्से के बदले उन्हें अपना उत्पाद कंपनी को बेचना पड़ता था। भारत में ऊनी कपड़ों से लेकर शॉल, रेशम तथा मलमल के व्यापारी और किसानों की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 2.5 लाख से ज़्यादा सैनिक मौजूद थे, जो भारत के विभिन्न राज्यों में किसानों, मजदूरों और व्यापारियों से जबरदस्ती काम करवाते थे। ऐसे में विभिन्न देशों में कपड़े, रेशम और मसालों की बढ़ती मांग को पूरा करने की जिम्मेदारी भारतीयों की होती थी और सारा लाभ अंग्रेजों के जेब में जाता था। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत में महंगाई और भूखमरी अपने चरम पर थी। बंगाल में अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी, लोगों को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। जो भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश भी करते थे, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था और भयानक सजाएं दी जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में लगभग 120 साल तक शासन किया और इस दौरान हमारे देश में 34 बार अकाल पड़ा। अंग्रेजों ने भारत में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि लोग एक वक्त की रोटी के लिए भी अपने बच्चों को बेचने के लिए तैयार थे, जिनसे अंग्रेजी सैनिक मजदूर करवाते थे। ऐसे में भारत के अलग अलग राज्यों और शहरों में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होने लगा, जिसके तहत 1857 में आज़ादी के लिए पहली लड़ाई हुई। मेरठ से शुरू हुई इस लड़ाई का अंत जल्द ही हो गया, लेकिन इस लड़ाई ने भारतीयों के दिल में आज़ादी की चिंगारी जलाने का काम किया, जिसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों की नींव हिलाने की कोशिश शुरू कर दी। आखिरकार कई कोशिशों के बाद सन 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था, लेकिन तब भी भारत पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद भारत ब्रिटेन की महारानी के अधीन हो गया। हालांकि उनके शासन में भारतीयों के हाल इतने बुरे नहीं थे, लेकिन भारतीय अब भी पूरी तरह से आज़ादी चाहते थे, जिसके तहत राजनीतिक पार्टियां, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कोशिशें जारी रखी और इसके परिणाम स्वरूप साल 1947 में भारत को ब्रिटिश राज से पूरी तरह आज़ादी मिल गई। हालांकि भारत को अंग्रेजों के जाने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जो देश कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, वहाँ के लोगों को पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलता था। अंग्रेज अपने साथ न जाने कितना सोना चांदी लूट कर लेके गए, जिसकी वजह से भारत को अपने सामान्य हालातों में लौटने में काफ़ी लंबा वक्त लग गया। हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।